उन संवैधानिक संस्थाओं के बारे में और देखेंगे इनसे संबंधित कुछ प्रश्न, और जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे कि पॉइंट है हमारा कि एक संवैधानिक निकाय या संस्थान वह है जिसका संविधान के मूल रूप में या उसमें किसी प्रकार के संशोधन के बाद उल्लेख किया गया है, जबकि एक गैर संवैधानिक निकाय वह है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है वह संवैधानिक संस्था है, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया वह असंवैधानिक संस्था है, यानी कि वह गैर संवैधानिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं कि संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में चुनाव आयोग संस्थान में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित होते हैं। अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे राजीव कुमार, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका नाम है अरुण अरुण चंद्र अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ठीक है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, जो भी पहले हो। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले यानी कि हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला है आपका संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो है आपके डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में कि संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत उल्लेखित अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। यूपीएससी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, या फिर सेवानिवृत्त की उम्र 65 वर्ष, जो भी इन दोनों में से पहले हो। अगला है कि यूपीएससी के अध्यक्ष पद संभालने के बाद से इस पद के बाद भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होता है। यानी कि इस पद के बाद अगर वो बर्खास्तगी होती है, अगर वो यहाँ से रिजाइन देते हैं, तो दूसरे किसी पद पर सुशोभित नहीं हो सकते हैं। अगला है आपका राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक चेयरमैन और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल या सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है। जो भी पहले हो वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। अगला है आपका चेयरमैन और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का आधार यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के बिल्कुल समान होता है। नोट है कि संविधान के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। अगला है संबंधित राज्यों की अर्जी पर संसद के अधिनियम द्वारा यूपीएससी और एसपीएससी से भिन्न जेपीएससी की स्थापना की जा सकती है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। जेपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। आगे बढ़ते हैं। जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर सेवानिवृत्त 62 वर्ष तक होती है, जो भी पहले लागू हो। अगला है आपका फाइनेंस कमीशन, हिंदी में से वित्त आयोग कहते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 280 में की गई है। हमारे देश के पहले वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमिश्नर जो रहे हैं वो उनका नाम है केसी नियोगी, और वर्तमान में जो है वो है नंद किशोर सिंह यानी कि एनके सिंह। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या उससे पहले जैसा उन्हें आवश्यक लगे। अगला, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 1+4, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल तब तक होता है जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा उनके आदेश में निर्दिष्ट होता है। वह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी कि उनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अगला, हालांकि यह प्रमुख रूप से एक सलाहकार निकाय है, और यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध लाभ के वितरण तथा इस प्रकार की आय से संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आवंटित करने पर सलाह देता है। अगला, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और वर्तमान में 14वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष वाईवी रेड्डी हैं। लेकिन ये 14वें वित्त आयोग वाईवी रेड्डी हैं, और अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग जिनका नाम है नंद किशोर सिंह यानी कि एनके सिंह। अगला है आपका अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इससे संबंधित उल्लेख भारत के संविधान आर्टिकल 338 में किया गया है। अगला, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इससे संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 ए में किया गया है। अनुसूचित जाति 338, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख आर्टिकल 338 ए में किया गया है। अगला है आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 350 बी में किया गया है। अगला है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू।
भारत के संविधान के आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का एक स्वतंत्र पद होना चाहिए। वह भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह आम लोगों के धन का अभिभावक होता है और उसका पूरे देश के दोनों वित्तीय तंत्र, केंद्रीय और राज्य पर नियंत्रण होता है। यही कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के संविधान के तहत सीएजी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। अगला, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष की होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उनको राष्ट्रपति द्वारा उनके दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उनको हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है। अगला, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद या हटाए जाने के बाद वह किसी भी प्रकार के या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के स्तर पर रोजगार के अधिकारी नहीं होते हैं। अगला, सीएजी के कार्यकाल के प्रशासनिक व्ययों में उस कार्यकाल में काम कर रहे सभी लोगों के वेतन भत्ते, सेवारत लोगों की पेंशन इत्यादि के लिए भारत की समेकित निधि का चार्ज किया जाता है। इस प्रकार वे संसद में वोट करने के संबंध नहीं है। अगला, वह भारत की समेकित निधि प्रत्येक राज्य और संघीय राज्य जहां पर विधानसभा है की समेकित निधि से संबंधित सभी अकाउंट से किए गए सभी खर्चों का ऑडिट करता है। अगला है, वह भारत की आकस्मिकता निधि से किए गए सभी खर्चों और भारत के पब्लिक अकाउंट, साथ ही प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और राज्यों के पब्लिक अकाउंट पर किए गए सभी खर्चों का ऑडिट करता है। कैग के बारे में कहा जा रहा है, वह केंद्र के लेखों से संबंधित सभी खर्चों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो बाद में रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 151 में किया गया है। वह राज्यपाल को राज्यों के लेखों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सौंपते हैं, जो बाद में रिपोर्ट को विधानसभा में रखते हैं। अगला है, राष्ट्रपति सीएजी द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोक लेखा समिति उन्हें जांचती है और अपनी जांच को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। अगला है आपका भारत के अटॉर्नी जनरल। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है। देश में सबसे बड़ी कानून अधिकारी का यह पद होता है। सेकंड जो लॉ ऑफिसर हमारे देश का सबसे बड़ा जो पद है वो है सॉलिसिटर जनरल, और जो थर्ड होता है वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वह होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार या फिर उनके प्रसाद पर्यंत पद तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला है, उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी क्षेत्र में सभी न्यायालयों में श्रोता की तरह भाग लेने का अधिकार रखता है। साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में वह भाग ले सकता है और बोलने का अधिकार भी रखता है, या संयुक्त बैठने की व्यवस्था और संसद के किसी समिति जिसके लिए उन्हें नामित किया गया हो, परंतु बिना वोट के अधिकार के साथ वह संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं और अधिकारों का आनंद भी लेता है। नोट है कि अटॉर्नी जनरल के साथ ही भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी होते हैं। वे भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। वे अटॉर्नी जनरल को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करते हैं। यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल अटॉर्नी जनरल पद का निर्माण संविधान द्वारा किया गया है। अन्य शब्दों में आर्टिकल 76 सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि सेकंड जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके बारे में हमारे संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है, भारत के पहले और सबसे लंबे समय के लिए सेवा में रहे एजीआई मोतीलाल चिमनलाल सीतलवत थे। अगला है, राज्य के एडवोकेट जनरल। संविधान के आर्टिकल 165 के तहत राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख किया गया है। वह राज्य का उच्च कानून अधिकारी होता है। वह राज्य में भारत का अटॉर्नी जनरल का प्रतिरूप होता है। अगला, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वहीं अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य है। तो उम्मीद करते हैं कि महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित जिसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, राज्य के एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे एजीआई कहते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, वित्त आयोग जिसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो दोनों ही पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 323 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, और वही चुनाव आयोग जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 के भाग 15 में किया गया है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उन सभी को मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया। आप इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसे आप
आपको आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।